वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये समझेंगे कि सॉलिड बॉडीज पर जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। देखो, रियल वर्ल्ड में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती। उसमें हमेशा थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन शेप या साइज जरूर होता है। ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सीयूईटी और जेई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बहुत क्रूशियल है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिसिटी के जो फंडामेंटल्स हैं वो सब यहीं से क्लियर होंगे। सबसे पहले हम दो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, जिसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, लगाते हैं तो उसकी शेप या साइज चेंज होने की कोशिश करती है। इसी चेंज और उसके अगेंस्ट बॉडी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में मेजर करते हैं। अब सॉलिड्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को वापस पा लेती है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है एक स्प्रिंग। उसको खींचो, छोड़ दो, वापस आ जाएगा। जबकि प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। फोर्स हटाने के बाद भी वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती। सोचो जैसे पुट्टी या गीली मिट्टी। ओके, लेट्स डाइव इनटू स्ट्रेस। जब हम एक बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी के अंदर से उसके मॉलिक्यूल्स एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करते हैं जो उसे वापस ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। यही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स एफ बाय ए। यहाँ एफ रिस्टोरिंग फोर्स है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। अब आते हैं स्ट्रेन पर। स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट है, कितना डिफॉर्म हुआ। ये एक सिंपल सा रेशियो है, बॉडी के डायमेंशन में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट्स अ डायमेंशनल क्वांटिटी। तो याद रखो, स्ट्रेस वो इंटरनल फोर्स है जो डिफॉर्मेशन को रोकता है और स्ट्रेन उस डिफॉर्मेशन का मेजर है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के तीन मेन टाइप्स हैं। पहला है लॉन्जिट्यूडनल। इमेजिन कीजिए इस सिलेंडर को। अगर हम इसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा और उसकी लेंथ बढ़ेगी। और अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा और लेंथ घटेगी। दोनों ही केसेस में लेंथ चेंज हो रही है, इसलिए इससे रिलेटेड स्ट्रेन को कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल। दूसरा टाइप है शेयरिंग स्ट्रेस। इस केस में फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल या टेंजेंशियल लगता है। जैसे एक मोटी किताब के ऊपर हाथ रखकर उसे आगे स्लाइड करते हो ना, बिल्कुल वैसा ही। इससे बॉडी की शेप चेंज होती है, वॉल्यूम नहीं। यहां स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो है शेयरिंग स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन एल, जहां डेल्टा एक्स दोनों फेसेस के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है और छोटे एंगल्स के लिए ये एंगल थीटा के बराबर होता है। और तीसरा टाइप है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जब एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड जैसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो उस पर हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगता है। इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं, जो कि बेसिकली फ्लूइड प्रेशर के ही बराबर है। इस स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होता है, शेप नहीं। और इससे रिलेटेड स्ट्रेन को कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन वी। तो अब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बेसिक्स समझ गए हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। इसके लिए हम पढ़ेंगे एक फंडामेंटल लॉ जिसे कहते हैं हुक्स लॉ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। रॉबर्ट हुक ने एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल लॉ दिया। उन्होंने कहा कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, मतलब जब तक बॉडी अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिंपल, जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो फॉर्मूला बन गया स्ट्रेस इक्वल्स के टाइम्स स्ट्रेन। ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये किसी भी मटेरियल की पूरी मैकेनिकल स्टोरी बता देता है। इसे बनाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक वायर पर धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाते हैं और हर स्टेप पर उसके लेंथ में कितना चेंज आया उसे मेजर करते हैं। फिर हर पॉइंट के लिए वाई एक्सिस पर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन प्लॉट करके ये ग्राफ बनाया जाता है। चलिए इस कर्व को ब्रेक डाउन करते हैं। रीजन ओ से ए तक कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। यहां हुक्स लॉ परफेक्टली वैलिड है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट बी है यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट।
यहाँ तक मटेरियल इलास्टिक है, अगर यहाँ लोड हटा दिया तो बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। पॉइंट बी के आगे बी से डी तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब अगर लोड हटाया तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी होगी। पॉइंट डी है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल बिना टूटे झेल सकता है। और फाइनली पॉइंट ई है फ्रैक्चर पॉइंट, जहां मटेरियल फेल हो जाता है, यानी टूट जाता है। इसी कर्व से हम डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स में फर्क कर सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स जैसे कॉपर में प्लास्टिक रीजन यानी बी से डी का एरिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए डी और ई पॉइंट्स काफी दूर होते हैं, तभी तो इन्हें वायर्स में स्ट्रेच किया जा सकता है। वहीं ब्रिटल मटेरियल्स जैसे ग्लास में प्लास्टिक रीजन या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं। इलास्टिक लिमिट के थोड़ा सा आगे ही फ्रैक्चर पॉइंट ई आ जाता है, इसलिए उनके लिए डी और ई बहुत पास होते हैं। हमने हुक्स लॉ में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की थी। ये मॉड्यूलस अलग अलग टाइप के डिफॉर्मेशन के लिए अलग अलग होता है। अब हम इसके पहले टाइप यानी यंग्स मॉड्यूलस को डिटेल में समझेंगे। यंग्स मॉड्यूलस, जिसे हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। सिंपल भाषा में ये मटेरियल की स्टिफनेस को मेजर करता है कि वो लेंथ चेंज को कितना रेजिस्ट करता है। इसका फॉर्मूला है Y इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L। जिस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्टिफ या मोर इलास्टिक माना जाएगा। जैसे स्टील का Y बहुत हाई होता है, इसलिए उसे थोड़ा सा भी स्ट्रेच करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सवाल है, एक स्टील रॉड है जिसका रेडियस है 10 mm और लेंथ है 1.0 मीटर। उस पर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। हमें कैलकुलेट करना है पहला स्ट्रेस, दूसरा इलोंगेशन यानी डेल्टा L और तीसरा स्ट्रेन। स्टील का यंग्स मॉड्यूलस हमें गिवन है। ओके, सबसे पहले हमेशा गिवन वैल्यूज लिखो और उन्हें SI यूनिट्स में कन्वर्ट करो। रेडियस 10 mm है, यानी 10 × 10⁻³ मीटर्स। फोर्स 100 किलो न्यूटन्स है, यानी 10⁵ न्यूटन्स। स्टेप 1, स्ट्रेस। फॉर्मूला है F/A। एरिया A होगा पाई टाइम्स आर स्क्वायर्ड। वैल्यूज पुट करके स्ट्रेस आएगा 3.18 × 10⁸ पास्कल। स्टेप 2, इलोंगेशन यानी डेल्टा L। हम यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। डेल्टा L इक्वल स्ट्रेस इंटू L डिवाइडेड बाय Y। वैल्यूज डालकर डेल्टा L आएगा 1.59 × 10⁻³ मीटर्स, यानी 1.59 mm। स्टेप 3, स्ट्रेन। ये तो सिंपल है, डेल्टा L/L। वैल्यूज पुट करो तो स्ट्रेन आएगा 1.59 × 10⁻³ हमेशा सिस्टमैटिक अप्रोच रखो। यंग्स मॉड्यूलस लेंथ चेन से रिलेटेड था। अब बाकी दो मॉड्यूलाई देखते हैं जो शेप और वॉल्यूम चेन से रिलेटेड हैं, शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस, जिसे कैपिटल G से डिनोट करते हैं, ये शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो है। इसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, जो इसका फिजिकल मीनिंग बताता है कि एक मटेरियल अपनी शेप को चेंज होने से कितना रेजिस्ट करता है, यानी कितना रिजिड है। इसका फॉर्मूला है G इक्वल्स शेयरिंग स्ट्रेस F/A डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन थीटा। और फाइनली बल्क मॉड्यूलस डिनोटेड बाय कैपिटल B। यह हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो है। यह मेजर करता है कि मटेरियल यूनिफॉर्म कंप्रेशन को कितना रेजिस्ट करता है। इसका फॉर्मूला है B इक्वल्स -P डिवाइडेड बाय डेल्टा V/V। अब यहाँ ये नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए है क्योंकि जब प्रेशर P बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, यानी डेल्टा V नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन B की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखता है। बल्क मॉड्यूलस का उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो हमने तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ लिए हैं। अब इन सब को एक साथ कंसोलिडेट करते हैं और एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल है। देखिए, जब स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडनल हो और लेंथ चेंज हो तो हम यूज करते हैं यंग्स मॉड्यूलस। जब स्ट्रेस टेंजेंशियल हो और शेप चेंज हो तब यूज होता है शेयर मॉड्यूलस। और जब स्ट्रेस हर तरफ से लगे और वॉल्यूम चेंज हो तब यूज होता है बल्क मॉड्यूलस। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन्स और फॉर्मूलाज भी यहाँ दिए गए हैं। अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें इंडियन ओशन की 3000 मीटर डेप्थ पर पानी का फ्रैक्शनल कंप्रेशन यानी डेल्टा V/V निकालना है। पानी का बल्क मॉड्यूलस हमें गिवन है। स्टेप 1, पहले हम उस डेप्थ पर प्रेशर P निकालेंगे। फॉर्मूला है P इक्वल्स H/ρg। वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रेशर आएगा 3 × 10⁻7 पास्कल। स्टेप 2, अब बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करेंगे। B इक्वल्स P डिवाइडेड बाय डेल्टा V/V। हमें डेल्टा V/V निकालना है। सो डेल्टा V/V इक्वल्स P डिवाइडेड बाय B।
वैल्यूज पुट करने पर आंसर आएगा 1.36 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी 1.36%। सोच सकते हैं आप, इतना हाई प्रेशर पानी को इतना कंप्रेस कर देता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के एंड पर आ गए हैं। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं जिनसे हमें बचना है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा स्ट्रेस यानी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर पढ़ा स्ट्रेन यानी फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, उसके बाद हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और तीनों मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स, शियर एंड बल्क। अब कॉमन मिस्टेक्स पर ध्यान देना। सबसे बड़ी गलती होती है यूनिट कन्वर्शंस में। रेडियस mm में दिया है, फोर्स किलो न्यूटन में, तो उसे SI यूनिट्स यानी मीटर्स और न्यूटन्स में कन्वर्ट करना मत भूलना। दूसरी गलती है गलत फॉर्मूला सेलेक्ट करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि लेंथ चेंज हो रही है, शेप या वॉल्यूम, और उसके हिसाब से सही मॉड्यूलस यूज करो। चलिए एक क्वेश्चन के साथ इसे एंड करते हैं। सोचिए इसके बारे में। रेलवे ट्रैक्स आई शेप्ड क्यों होते हैं? ये इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की एक बेहतरीन एप्लीकेशन है।